लेकिन अभी इस बात का पता चला कि मेरी स्वयं के लिए स्वीकृतियां अस्वीकृतियां, अभी हमारा भाव परिवर्तनशील क्यों है, इतना ऊपर नीचे क्यों होता है ना? हमारी सारी पीड़ा किस बात की है? इतना ऊपर नीचे होता है भाव में कि उसको संभालते नहीं संभलता है। वो ज़्यादा नीचे हो जाए उसी का नाम डिप्रेशन है, ज़्यादा उछाल मार जाए उसी का नाम एक्साइटमेंट है। तो अभी हम जिसको सुख बोल रहे हैं वो बेसिकली एक्साइटमेंट है, जिसको जोश बोल रहे हैं वो बेसिकली आवेश है। कुछ नहीं, सब पैकिंग कर रखी है, माल बिल्कुल गायब है। हाँ जी बताइए। तो आपके लिए क्वेश्चन है, वर्तमान जीवन शैली में हमारा भाव इतना ऊपर नीचे क्यों होता है? वो लगातार क्यों बदलता है? जब उस भाव के जवाब में प्रतिक्रिया ऐच्छिक ना मिले। जब उसके जवाब में प्रतिक्रिया ऐच्छिक ना मिले। और ये ऐच्छिक प्रतिक्रिया क्यों मिलती है? क्योंकि सामने वाले का भी बदलता है। पिछली बार उसका भाव था पैसे देने का, इस बार नहीं है। नहीं है। हमारा भी बदलता है तो उसका भी बदल सकता है। हम अपना बदलना भी स्वीकार नहीं है, लेकिन सामने वाले का बदलता है, इससे भी हमारा बदलता है। तो हमारा तो अपना बदलता ही है, प्लस सामने वाले का बदलता है, उससे भी हमारा बदलता है। तो हमारी तो खैर नहीं। क्या स्थिति में जिएंगे आप सोच लीजिए। बात समझ में आई? एक तो हमारा खुद में ही बदलता रहता है, ऊपर से हम जिनके साथ जी रहे हैं उनका भी बदलता रहता है, उनके बदलने से फिर हमारा फिर बदलता है। तो क्या हालत होगी? शरीर के रूप में पहचानते हैं तो जो शरीर को, शरीर के लिए जो प्रिय लगता है और जो अप्रिय लगता है उसके बीच में हम झूलते हैं। तो शरीर को प्रिय क्या लगता है? आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, रूप, बल, धन, पद, इतना हमारा फैलाव है। तो इतने फैलाव में से ये जितनी सारी चीजें हैं ये स्वयं में स्थायी हैं कि परिवर्तनशील है? तो हमारा भव स्थायी है कि परिवर्तनशील है? हमारा भव ही परिवर्तनशील है तो हमारी स्वीकृतियां कैसी होंगी? परिवर्तनशील होंगी कि स्थायी होंगी? परिवर्तनशील ही होंगी। तो मूल कारण ये पकड़ में आया कि अभी हमारा भव ही परिवर्तनशील है, शरीर ही परिवर्तनशील है, इसलिए हमारी स्वीकृतियां भी परिवर्तनशील हैं और ये परिवर्तनशील ही रहेंगी।
जबकि हम चाहते हैं कि हमारी स्वीकृतियां शाश्वत हों, निरंतर हों, स्थायी हों, हमेशा जो मुझको स्वीकार्य है, जो सभी को स्वीकार्य है। मैं किसी अस्वीकार्यता की स्थिति में आना ही नहीं चाहता हूं, है ना। तो शाम को खाना बनाने का मन नहीं है क्योंकि शरीर की स्थिति नहीं है, तो उसके लिए जबकि स्वीकार तो यही है कि मुझको खाना बनाना है, खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी है, स्वीकार यही है, लेकिन शरीर की स्थिति नहीं है। शरीर की स्थिति नहीं है तो अब समाधान क्या होगा, व्यवहारिक समाधान क्या होगा, उसका रास्ता ही निकालना होगा, है ना। तो उसके व्यवहारिक रास्ते फिर अलग तरह से निकल सकते हैं। तो हम समस्या, हमारा सोचना समस्या ओरिएंटेड है कि समाधान ओरिएंटेड है, कुछ रास्ते निकल आएंगे। हाँ जी, कहां पहुंचे, क्या चर्चा हुई? हमारा भव ही परिवर्तनशील है। छोटा बच्चा जब हमारी बात नहीं मानता है तो हमको इसमें कोई शंका नहीं है कि ये मेरी बात नहीं मानता है, पर मुझको मानता है। और बड़े बच्चे के साथ देखते हैं ये मेरी बात ही नहीं मानता है, मुझको भी नहीं मानता है। तो आपको पूरे के पूरे को अस्वीकार कर दिया है, ये बहुत पीड़ा है। स्वीकार करने का आधार भी क्या रहता है? स्वीकार करने का आधार ये रहता है कि आपको भी लगता है, सामने वाले को भी लगता है, आपको लगता है कि मैं उसको कुछ दे सकता हूं, सामने वाले को भी लगता है कि मैं इससे कुछ पा सकता हूं। एक छोटे बच्चे को बोलना नहीं आता है, चलना नहीं आता है, और आपको क्या लगता है, मेरे को आता है। उसको भी क्या लगता है, इसको आता है। वहां कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो मैं सीखना चाहता हूं, आप सिखा सकते हैं, तो दोनों के बीच में एक आदान प्रदान हो रहा है। तो एक समय आता है कि बच्चा सीख चलना चाहता है, आप उसको चलने में सहयोग देते हो, वो भी खुश होता है, आप भी खुश होते हो, दोनों का एक दूसरे के साथ में क्या, दोनों का एक दूसरे के साथ में उपयोगिता पूरकता का संबंध समझ में आता है। पूरी सृष्टि में उपयोगिता पूरकता का ही संबंध है। उपयोगिता पूरकता का क्या मतलब होता है? एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ का क्या मतलब होता है? उपयोगिता पूरकता का क्या मतलब है? जिसको जिस चीज की जरूरत है वो सपोर्ट देना। आप कहाँ हो? अच्छा, उपयोगिता, कौन उपयोगी कौन पूरक? जिसको जिस चीज की जरूरत है और सामने वाला उसको सपोर्ट करे, वो तो जो सपोर्ट करता है वो उपयोगी हुआ कि पूरक हुआ? पूरक हुआ। पूरक हुआ। हाँ। और जिसको सपोर्ट मिली वो उपयोगी हुआ कि पूरक हुआ? वो उपयोगी हुआ। उपयोगी हुआ। तो बात क्या निकली कि कम विकसित इकाई के लिए अधिक विकसित इकाई उसके लिए पूरक है, पूरक है। और अधिक विकसित इकाई के लिए कम विकसित इकाई उपयोगी है। उपयोगी। जैसे मानव है और मानव और पेड़ पौधे हैं, या मनुष्यतर प्रकृति है। तो मानव मनुष्यतर प्रकृति के लिए, पशु पेड़ पौधे के लिए क्या है? पूरक है। पूरक है। और पेड़ पौधे मानव के लिए क्या है? उपयोगी है। उपयोगी है। तो इस तरह से उपयोगिता पूरकता को एक दूसरे को, तो बच्चा अपने माँ बाप को या अपने बड़े लोगों को कैसा पहचानता है कि ये उपयोगी है, मेरे लिए पूरक है, मेरे पूरे होने में सहयोगी हैं, और बच्चा हमारे लिए उपयोगी है, हमारी समझदारी को व्यक्त करने के लिए, है ना, हम उसको कुछ शिक्षा दे सकते हैं। तो बच्चा भी कुछ पाता है और हम भी उसको दे के कुछ पाते हैं। तो दोनों के बीच में एक आदान प्रदान की जगह बनी है। एक दिन बच्चा, आप उसको उंगली पकड़ाना चाहते हो, वो हाथ पीछे कर लेते हैं, अब उंगली नहीं पकड़ूंगा, अब मेरे को चलना आता है। उस दिन ये उपयोगिता पूरकता वहां खत्म हो गई। चलने के मामले में अब वो अपने से चलने लगा, अब आपकी जरूरत नहीं है, एक जरूरत पूरी हो गई। एक दिन वो अपने आप खाने लगा, एक दिन वो बोलने लगा, एक दिन वो चलने लगा, एक दिन वो पढ़ने लगा, एक दिन वो कमाने लगा। अब आपकी क्या उपयोगिता है? इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसका मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है, तो शादी करने का मिनिमम क्वालिफिकेशन यही है कि हम समझदार हों। ये तो उचित ही है। अब तो ये बिल्कुल साफ ही बात दिखती है, क्योंकि बच्चा तो आते ही जिंदगी मांगेगा, और हमको तो लगता है कि शादी ऐश करने की जगह थी। लड़की को अब तक घर में नियंत्रित रखा गया था, उसको लगता है कि शादी हो के अब मेरे ऐश करने के दिन आए हैं, है ना।
और लड़के को लगता है कि अभी दिन आए हैं घूमने फिरने के, और बीच में से बच्चा टपक गया है। बच्चा कहता है मेरा क्या होगा? बोले तू सो जा। बहुत मुश्किल है। अब बच्चों के बच्चे पैदा हो गए, है ना, तो बड़े बच्चे छोटे बच्चों को समझाते हैं, और नहीं मानता तो अपनी मनवा लेते हैं। छोटा बच्चा बड़े होकर ब्याज सहित वापस समझाता है। ये कहानी है। तो इसका मतलब है कि हमारा समझदार होना हमारी जरूरत है। आज अपनी पूरी देखो, बच्चे हमारी सुने या मत सुने, उसकी अपनी मनस्थिति हो सकती है, उसकी अपनी यात्रा हो सकती है। कई बच्चे माँ बाप के अच्छे सामान्य आचरण, सामान्य माँ बाप के बावजूद कई बच्चों का आचरण ऐसे हैं, उनकी अपनी जर्नी ऐसी है कि वो अपने माँ बाप का बहुत सम्मान करते हैं। कई बच्चे अपने माँ बाप के सामान्य रूप में अच्छे होने के बावजूद भी वो उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं, उनकी अपनी जर्नी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो जिस तरह से हमारी चेतना की एक यात्रा है, उस तरह से हमारे बच्चे की भी चेतना की एक यात्रा है। उसकी यात्रा में वो कैसा प्रस्तुत होगा हमको पता नहीं है। इसका मतलब है यदि हमारे पास अपना कोई रोजगार नहीं है 24/7, तो जब तक हमने अपने जीने के स्वरूप को नहीं पहचाना है, जब हम अपने जीने के स्वरूप को पहचान लेते हैं, तो हमारी भाव और विचार की एक दुनिया हमेशा के लिए बसी हुई रहती ही है। उस भाव और विचार की दुनिया में और बेहतर और उपयोगी बनने की तलाश में हम अपने आप में रोजगार के साथ ही होते हैं। बच्चे जैसे चलेंगे उनके साथ वैसा निभ ही लेते हैं, है ना। फिर हमको वैसा दुख नहीं होता है। वो बहुत अच्छे से निभले तो बहुत अच्छी बात, हम अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे, हम अपने आप को और मानव होने के अर्थ में सजाएंगे। इस तरह से हम दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि प्रकृति में उपयोगिता पूरकता का ही सिद्धांत है। तो जब तक दो लोग एक दूसरे के लिए उपयोगी नहीं है, संबंध नहीं रहेगा। संबंध की स्वीकार्यता ही ये है। तो संबंध की स्वीकार्यता का मतलब है कि जब तक दो लोग एक दूसरे के लिए उपयोगी नहीं है, हमारे बच्चे में यदि जैसे मान लो हम में गहरी समझ है, हमारा संस्कार ठीक है, तो हम अपने माँ बाप का इसलिए भी सम्मान करेंगे कि चलो भाई उन्होंने हमको जन्म दिया, हमको पाला पलोसा, हमारे जिंदा रहने में ही सहयोग दिया। लेकिन ये वो कब फील कर पाएगा? जब वो अपनी जिंदगी में किसी संतोषजनक स्थिति में होगा। जब मैं मेरी जिंदगी में एक घबराहट से गुजर रहा हूं, एक नेगेटिविटी से गुजर रहा हूं, मेरी जिंदगी में कोई ठोस आधार मुझको मिल नहीं रहा है, तो मेरे भीतर तो प्रतिक्रिया हो रही है। तो प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया से ग्रस्त व्यक्ति, अभाव की मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति, असफलता की अपने आप में अपने आप को असफल मानने वाला व्यक्ति दूसरे का सम्मान नहीं कर पाएगा। मैंने मेरे परिवार में मेरे बेटे पे कोई अपना आदर्श नहीं थोपा, मैं जो कर रहा हूं वो उसको करेगा, मैंने ऐसी कोई अपेक्षा भी नहीं रखी, है ना, ऐसा कभी उससे कहा भी नहीं। वो जो करना चाहता है मैं उसमें सहयोगी हूं, ठीक है। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो कौन मेरा विरोध कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। मैं आपको कोई विरोध करने की जगह ही नहीं दे रहा हूं। तो इसका मतलब है कि सच्चाई का कोई विरोध कर सके इसकी ताकत आदमी के पास नहीं है। तो पहले हम आने वाले 10 दिन में ये पहचान लेते हैं कि सच्चाई किसको बोलते हैं। बढ़िया है सर, फिर अपन बात। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो कहाँ पहुंचे? तो क्या समझ में आया? फिर से इस बात को पूरा कर दूं कि संबंध मतलब का ही होता है। अभी मतलब हमने कौन सा मतलब डाला है? अभी मतलब कैसा है? जिंदा रहने वाला मतलब है। जिंदा रहने वाला मतलब निरंतरता वाला है कि क्षणिक वाला है? कभी बच्चे को मेरी उंगली पकड़ने की जरूरत थी, आज नहीं है। कभी बच्चे को मैं मेरे हाथ से खिलाता था, मेरे बिना वो खा ही नहीं पाता था, है ना। आज वो हाथ नहीं लगाने देता उस मामले में। इसका मतलब है अभी हमारे बीच में जो मतलब है उस मतलब की ही निरंतरता नहीं है, इसलिए संबंध की भी निरंतरता नहीं है। इसलिए जिंदा रहने के धरातल पर जो कुछ हो रहा है यही होगा, यही होता रहेगा। इस सॉफ्टवेयर से यही हो सकता है। अब मतलब निरंतर हो जाए, कौन सा मतलब निरंतर है? जीना निरंतर है। जीना सशरीर भी होता है, शरीर नहीं रहता है तब भी जीना होता है।
यदि निरंतरता वाली चीज संबंध के बीच में आ गई तो संबंध भी निरंतर हो गया, ऐसा मामला है। ठीक हो गया? क्या क्वेश्चन का आंसर आ गया? ये अभी हमारे भाव क्यों बदलते हैं? क्योंकि भाव ही निरंतर नहीं है। और कौन सा भाव निरंतर है? जीने वाला भाव निरंतर है, जिंदा रहने वाला भाव परिवर्तनशील है। यदि भाव ही परिवर्तनशील है तो भाव की स्वीकृति भाव है, इसलिए भाव भी परिवर्तनशील है। भाव निरंतर हो जाए तो भाव भी निरंतर हो जाए। जीना निरंतर, भाव की दुनिया निरंतर है ना? विश्वास की निरंतरता, सम्मान की निरंतरता, स्नेह की निरंतरता, मेरे खुद के होने की निरंतरता। शरीर परिवर्तनशील है, मैं निरंतर हूं। जब मैं इस निरंतर भाव को पहचान लेता हूं तो भाव भी निरंतर हो जाता। बस इतना ही शिविर। यदि दूसरे से पूछने से आपकी इंपॉर्टेंस बनती है तो वो अहंकार है। यदि आपकी इंपॉर्टेंस अपने नजरों में बनी ही रहती है और उससे आपको तृप्ति बनी ही रहती है तो इसका नाम स्वयं में विश्वास है। हमारा होना किसी दूसरे की स्वीकृति का मोहताज नहीं है। हमारा होना अपने आप में शाश्वत है। उस शाश्वतीयता को पहचानने से कम में हमको तृप्ति नहीं है। तो मेरी अपने में पहचान नहीं है, दूसरा मेरे को पहचानता है तो ही मेरे को पहचान जैसा लगता है, सम्मान जैसा लगता है। यही मेरी गरीबी है। दूसरा पूछे मत पूछे, अपने इंपॉर्टेंट हैं ही, उसको हम खुद ही महसूस कर ही सकते हैं, अपने में बने ही रह सकते हैं। हम खुद अपना मूल्यांकन बस, अच्छी तरह से नहीं कर सकते। हाँ बस, की क्या कैपेसिटी है? बस खोटा सिक्का जो आपकी नजरों में नहीं चल रहा है उसको सामने वाला चला ले, आप ऐसा मानते हैं। तो सूत्र यही है, स्वमूल्यांकन है तो परमूल्यांकन नहीं, परमूल्यांकन है तो स्वमूल्यांकन नहीं। जो स्वमूल्यांकन कर पाता है वो दूसरों के मूल्यांकन से प्रभावित नहीं होता है। इसलिए दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना ही मेरी अयोग्यता है। समझदारी की पूर्णता के पहले स्वमूल्यांकन ऑफ कोर्स अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन हम मनन के लेवल पे हैं तो एक लेवल का मूल्यांकन है, श्रवण के लेवल पे, मनन के लेवल पे है तो उसकी क्वालिटी कैसी है, साक्षात्कार के लेवल पे होंगे तो उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसको तो हम डिफ्रेंशिएट कर ही सकते हैं। तो अचानक रात होगी और सुबह एकदम लाइट जल जाएगी ऐसा नहीं, क्रमशः उजाला होते होते दिन निकलता है। वो क्रमशः उजाला होता हुआ अपने को पता चलता है। कल तक मैं जितना प्रभावित होता था अब मैं वैसा प्रभावित नहीं होता हूँ। कल तक मैं जितना शांत था, जितना अशांत था, अब उतना अशांत नहीं हूँ। कल तक मैं परिस्थितियों को जैसा हैंडल करता था अब उससे बेहतर स्थिति में हूँ। ये तो अपने में पता चलता ही है। ऐसा पता नहीं चलेगा तो हमारा उत्साह भी क्या बनेगा। हाँ जी। तो फिर अपने में ही समझ कर तृप्ति अपने आप से ही होती है। हाँ। बाकी सब ये परिवार, बच्चे, बाकी वो तृप्ति का प्रमाण है, सिर्फ व्यवस्था के लिए ही है। नहीं, व्यवस्था के लिए नहीं है, उस तृप्ति का प्रमाण है। मुझको कोई बात समझ में आई है, इसका प्रमाण क्या होगा? वो तृप्ति को मैं दूसरे में मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे आपको खाना बनाना आता है, आपको अच्छा खाना बनाना आता है ये आपको पता है, लेकिन जिस दिन मेहमान घर में आते हैं आप कैसा करते हो? जिस दिन सामान्य घर में खाना बनता है, जिस दिन मेहमान घर में आता है तब खाना बनता है, दोनों में क्या फर्क होता है? आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हो। तो ये ताकत क्यों लगा देते हो? कोई बोलता है कि आप अपने से लगा देते हो? अपने से ही। अपने से लगाते। क्यों लगाते हो? क्यों? हर इकाई अस्तित्व में प्रमाणित होना चाहती है। मैं अच्छा खाना बना सकती हूं इसका प्रमाण केवल मेरे सोचने मात्र से वो पर्याप्त नहीं है। दूसरा खा के उसको तृप्त होगा और वो भी उससे उसका तृप्त होना इस बात का प्रमाण है कि मुझको अच्छा खाना बनाना आता है।
फिर सुख का आधार दूसरे पर नहीं सुख होगा? का आधार दूसरे पर नहीं है। सुख उस दूसरे को भी अच्छा खाना खिलाना, उसको भी इसका अच्छा खाना बनाना सिखाना, ये मेरी तृप्ति का ही फैलाव है, ये मेरी तृप्ति का ही फैलाव है। तो बेसिकली बच्चे हमारी जिंदगी में हमारा प्रतिरूप हैं। अभी हमने बायोलॉजिकली बच्चों को मल्टीप्लाई किया है, तो सही आचरण में आचरण को मल्टीप्लाई करना, ये हमारी तृप्ति का आधार है और ये हमारी तृप्ति की सफलता है। हर माँ बाप क्या कोशिश करता है अपने बच्चों में? लगातार हम बच्चों को समझाते ही रहते हैं ना। क्यों समझाते रहते हैं? मुझ में समझ है, इसका प्रमाण पाना सहज रूप में मेरी आवश्यकता है, आने वाली पीढ़ी को समझ पाना आवश्यकता है, मुझको समझ देना आवश्यकता है। तो दूसरे में मल्टीप्लाई हो पाए, यही मेरी तृप्ति है। यही मेरी तृप्ति है। पूरे नेचर में ऐसा ही है। पदार्थ अपने होने के स्वरूप को बनाए रखता है। बीज, पेड़ पौधे बीज विधि से अपनी परंपरा को बनाए रखते हैं। पशु पक्षी वंश विधि से अपनी परंपरा को बनाए रखते हैं। मानव ने वंश परंपरा से अपने आप को बनाए रखने की कोशिश की है, जिसमें कि हम असफल हुए हैं। मानव ज्ञान परंपरा से स्वयं को बनाए रखेगा। मानव पेड़ पौधे के लिए पूरक है, विकसित इकाई अविकसित के लिए पूरक है। पेड़ पौधे के लिए मानव पूरक है, ये क्या? मानव पेड़ पौधों के लिए पूरक है, पेड़ विकसित इकाई अविकसित के लिए पूरक है, अविकसित इकाई विकसित के लिए उपयोगी है। मानव के जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधे उपयोगी हैं। तो समझ गया पूरक। पूरक कैसे है वो नहीं समझ। पूरक ऐसे हैं कि मतलब पेड़ पौधे से लेके जो कुछ भी पूरी सृष्टि है उसको और अधिक जैसे आप पाएंगे, जितने भी फ्रूट आज हम खा रहे हैं, ये जंगल में ऐसे फ्रूट नहीं थे। इसको मानव ने जैसे उगाया, उसमें से जो अच्छा बीज निकला उसको छांट के फिर लगाया, उसमें से जो अच्छे फल आए उनके बीज को फिर लगाया। हजारों साल मेहनत करके इस फल को हमने इस साइज में ले आया। तो जंगली फ्रूट जितने भी थे बहुत छोटे छोटे, है ना, उसको मेहनत करके हमने इतना विकसित किया। तो पूरी सृष्टि, किसी एक प्लॉट को देखो वो बंजर या जैसा उजाड़ पड़ा रहता है या जैसा रहता है, मानव उसमें रहना शुरू करता है तो सब तरह के ये जो ऑर्गेनाइज तरीके से खेती करना, ऑर्गेनाइज तरीके से फल फ्रूट और गाय के संवर्धन करना, तो बीजों का संवर्धन करना, वंश का संवर्धन करना, धरती का और उपजाऊ बनाना, ये मानव की क्रिएटिविटी है। इस तरह से मानव उसके लिए पूरक हो गया। एक आदमी को समझ में, अभी एक आदमी के पास समझ है, एक आदमी समझना चाहता है, तो ये उसके लिए पूरक हो गया। तो नासमझ व्यक्ति के लिए, है ना, समझदार व्यक्ति क्या है? पूरक है, उसकी समझ को पूरा करने के लिए। और समझदार व्यक्ति के लिए नासमझ व्यक्ति या कम समझा हुआ व्यक्ति उपयोगी है उसकी समझ को प्रमाणित करने के लिए, है ना। तो दोनों के बीच में रिश्ता हमेशा बना ही हुआ है ना। इसमें कोई कम ज्यादा वाली बात नहीं है। पूरकता उपयोगिता का सिद्धांत है। तो यही सच्चाई है हमारी जिंदगी की कि हमारे पास अपना कोई रोजगार नहीं। मेरा रोजगार यही है कि मुझको जीने की समझ मुझको आ जाए, ये मेरा रोजगार है। जीने की समझ मुझको आ जाए तो मेरा भाव और विचार में एक स्थायित्व बना रहे और मैं दूसरों के लिए उपयोगी होता रहूं। तो ये इसमें घर परिवार की सीमाएं, खून की सीमाएं वैसी नहीं रहती हैं जैसा अभी हम सोच रहे हैं। तो जब तक मेरे पास अपना रोजगार नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए, परेशानी के सिवाय कुछ हाथ में ज़्यादा आएगा नहीं। थोड़ा जल्दी पता चलेगा, किसी को थोड़ा देर से पता चलेगा। तो अपना रोजगार वो सशरीर ही नहीं है, बिना शरीर के भी वही रोजगार है। तो जीना कोई वो चीज़ है जो बेसिकली मुझ में हो रहा है और वो सशरीर भी है, बिना शरीर भी है, हमेशा हमेशा के लिए है। तो मैं हमेशा हमेशा के लिए रोजगार पा जाता हूँ। अब अस्तित्व की ओर झांक के देखते हैं तो समझ में आता है कि हर इकाई एक दूसरे के साथ में अनंत काल से अनंत काल तक किसी एक रिश्ते में जुड़ी हुई है, जिसमें कि कोई स्वार्थ उस तरह का नहीं है जिस तरह की बात हम करते हैं। तो सही अर्थों में परमार्थ को समझे के बिना 3 शब्द आते हैं: स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ। स्वार्थ शब्द यूज होता है अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। परार्थ शब्द यूज होता है सेवा के लिए। हम अपने तन मन धन का नियोजन दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में करते हैं, इसको परार्थ कहा गया है। तो सेवा कार्य परार्थ में आते हैं। परमार्थ की जब बात हम करते हैं, परम अर्थ, परम अर्थ को पा लेने का मतलब है कि आदमी के अस्तित्व में होने के पर्पस को पा लेना।
मैं इस संसार में हूँ, इस संसार में होने का मेरा कोई पर्पस है और सभी का है। तो जब उस पर्पस के साथ पाके एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं तो वहाँ कोई स्वार्थ, वहाँ स्वार्थ शब्द ही खत्म हो जाता है। तो सही अर्थों में परमार्थ को पहचाने बिना हम आपस के संबंध को एक घर में भी नहीं पहचान सकते हैं, ना पति पत्नी, ना भाई बहन, ना कोई। इसलिए हमारा एक भी संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है, क्योंकि हमने होने को जैसा हम हैं नेचर में, जिस अर्थ में हैं हम नेचर में, ऐसा हमने नहीं पहचाना। तो संसार का तमाम ज्ञान ध्वस्त हो जाता है। अभी तक की जो कुछ भी हमारी सुनी सुनाई बातें हैं उनमें से अधिकांश कचरा साबित हो जाता है।